नमस्कार। कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई चीज आप बहुत शिद्दत से सोच रहे हो और वो एकदम से सामने घटित हो गई हो? हाँ, बिल्कुल। चाहे वो कुछ अच्छा पाने की जिद हो या फिर कोई डर कि कहीं ये ना हो जाए, और फिर वही हो जाता है। हाँ, ये अनुभव तो लगभग हर किसी को होता है कभी ना कभी। जैसे मन में ठान लिया ये तो मुझे चाहिए ही, और फिर लगता है कि रास्ते अपने आप बन रहे हैं। या फिर वो डर कि अरे ये काम बिगड़ेगा और छोटी छोटी चीजें वैसी होने लगती हैं। बिल्कुल। कई बार हम इससे बस किस्मत कह देते हैं या संयोग। हाँ, टाल देते हैं, लेकिन जब ये बार बार होता है ना, तो सवाल उठता है क्या हमारे विचारों में, हमारे अंदर के विश्वासों में सच में कोई ऐसी शक्ति है जो बाहर की दुनिया पर असर डालती है। हाँ, और आज हम इसी दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से डॉक्टर जोसेफ मर्फी के काम पर आधारित है। डॉक्टर मर्फी। हाँ, सुना है मैंने। सबकॉन्शियस माइंड पर काफी काम है उनका। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी ये समझने और समझाने में कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और उसकी ताकत क्या है। तो आज मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर मर्फी और जो भी संबंधित स्रोत हैं उनके नजरिए से। हाँ। कि हमारे अंदर के विचार, हमारी फीलिंग्स जो हम मानते हैं गहराई से, वो सब मिलकर हमारी बाहरी दुनिया, हमारी रियलिटी को कैसे बनाते हैं, कैसे शेप देते हैं। क्या वाकई हमारी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है? ये सवाल है। बड़ा सवाल है। डॉक्टर मर्फी के काम का जो सेंट्रल आइडिया है वो मन के 2 लेवल्स का है। दुस्तर। हाँ, पहला है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ये जो हमारा जागा हुआ मन है, जो सोचता है, तर्क करता है। हाँ, लॉजिक लगाता है, एनालाइज करता है, चुनता है, सीखता है। इसी से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं, है ना? बिल्कुल। और दूसरा? दूसरा और शायद ज्यादा पावरफुल हिस्सा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा। ये मन का वो गहरा लेवल है जो हमारी सांसें, दिल की धड़कन, शरीर की न जाने कितनी ऑटोमेटिक चीजों को कंट्रोल करता है। हाँ, जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन इसका काम सिर्फ ये फिजिकल चीजें चलाना नहीं है। ये हमारी आदतों, हमारी भावनाओं, यादों और हमारे जो गहरे विश्वास हैं उनका स्टोर हाउस भी है। हाँ, एक तरह का भंडार। और यहीं पर बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं। कैसे? कि देखिए, चेतन मन तो लॉजिक लगा सकता है, मना कर सकता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। हाँ। तर्क कर सकता है। पर अवचेतन मन वो सवाल नहीं पूछता, वो बहस नहीं करता। बिल्कुल, अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। फर्टाइल ग्राउंड। उपजाऊ जमीन, हाँ। आप उसमें जो भी बीज डालेंगे, अच्छा हो बुरा हो, वो उसे बिना किसी सवाल के, बिना किसी बहस के स्वीकार कर लेगा। अच्छा। और उसे उगाना शुरू कर देगा। और ये बीज क्या है? हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी फीलिंग्स। खासकर वो जो बार बार दोहराए जाते हैं। हाँ, या फिर बहुत गहरी भावना, इंटेंस इमोशन के साथ महसूस किए जाते हैं। अवचेतन मन अच्छे बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव में फर्क नहीं करता। वो बस जो हुक्म मिला उसका पालन करता है। इसी से जुड़ी डॉक्टर मर्फी की एक बहुत फेमस और पावरफुल बात है। हाँ। कहते हैं, whatever your conscious mind assumes and believes to be true, your subconscious mind will accept and bring to pass. थोड़ा बदल के कहें तो, whatever your mind can conceive and believe, your subconscious can achieve. मतलब? जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हैं, सॉफ्ट। हाँ, विजुअलाइज कर सकते हैं, और जिसे आप सच मानकर स्वीकार कर सकते हैं, और जिस पर आप गहराई से विश्वास कर सकते हैं। हाँ, तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने के रास्ते खोजना शुरू कर देता है। अच्छा, वो अपने आप रास्ते बनाता है। हाँ, वो परिस्थितियां, लोग, मौके, उनको आपकी तरफ खींचने लगता है जो उस विश्वास से मेल खाते हों। जैसे एक अदृश्य ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। अवचेतन मन उस ब्लूप्रिंट को असलियत बनाने में लग जाता है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानबूझकर कॉन्शियसली प्रोग्राम कर सकते हैं? हाँ, मर्फी के काम के अनुसार तो बिल्कुल। क्योंकि हम देखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा सही टाइम पर सही जगह होते हैं। हाँ। लगता है उनके काम बड़े आराम से बन जाते हैं। और कुछ लोग बेचारे लगातार स्ट्रगल करते दिखते हैं। तो क्या इसमें उनकी माइंड प्रोग्रामिंग का कोई रोल है? मर्फी तो यही कहते हैं, हमारी जो आज की प्रोग्रामिंग है वो हमारे बचपन के अनुभव, समाज की बातें, हमारी पढ़ाई, मीडिया और सबसे ज्यादा हमारे अपने विचार और विश्वास जो हम बार बार दोहराते हैं। अच्छा। उन सब का नतीजा होती है। कुछ लोगों की प्रोग्रामिंग जाने अनजाने में सफलता, अच्छी सेहत, खुशी की तरफ होती है। और कुछ की अनजाने में ही कमी,
बीमारी, निराशा की तरफ। ये जो फीलिंग होती है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, बहुत कॉमन है ये अक्सर एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग का सिग्नल होती है जो फिर वैसी ही सिचुएशन को और खींचती है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि विचार सचमुच बीज की तरह है, सीड्स। बिल्कुल। अगर हम लगातार डर, शक कि मैं काफी नहीं हूं, चिंता, इसके बीज बोते रहेंगे तो जिंदगी में फसल भी इन्हीं की उगेगी। हम अनजाने में अपनी एनर्जी इन्हीं नेगेटिव चीजों को सींचने में लगा देते हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर हम जानबूझकर, कॉन्शियसली विश्वास, सफलता, सेहत, प्यार, प्रचुरता इनके बीज बोना चुने तो सोर्स कहते हैं कि नतीजे हैरान करने वाले हो सकते हैं, जिन्हें हम कभी-कभी चमत्कार या मिरेकल कह देते हैं। हाँ। वो अक्सर हमारे गहरे पॉजिटिव विश्वासों का ही नतीजा होते हैं, जिन्हें अवचेतन मन ने सच कर दिखाया। मर्फी इसे कोई बाहरी शक्ति नहीं मानते थे। नहीं, वो इसे हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति मानते थे, ईश्वर की दी हुई शक्ति का प्रकाश। वो कहते थे ये कोई जादू टोना नहीं है, ये मन के नियमों का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड। ये समझना जरूरी है। अच्छा, एक और बात, ये जो अवचेतन मन है ये कभी आराम नहीं करता। नहीं, कभी नहीं। सोच बताते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड तो एक तरह से बंद होता है। हाँ, लगभग ऑफ। तब भी अवचेतन मन पूरी तरह एक्टिव रहता है, बॉडी के सारे फंक्शन चलाता रहता है। हाँ, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर मर्फी ने बहुत जोर दिया है। क्यों, क्या खास है इसमें? देखिए, जब हम नींद में होते हैं तो हमारा चेतन मन का जो पहरेदार है, गेट कीपर, जो लॉजिक लगाता है, चीजों को रोकता है, हाँ। वो आराम कर रहा होता है। इस समय अवचेतन मन सुझावों के लिए, सजेशंस के लिए सबसे ज्यादा खुला और ग्रहणशील होता है, रिसेप्टिव। ओह अच्छा। मतलब उस वक्त जो सोचें वो सीधा अंदर जाता है। हाँ। इसीलिए सोने से ठीक पहले हम अपने मन में क्या डाल रहे हैं, इसका असर बहुत गहरा होता है। तो अगर हम सोने से पहले जानबूझकर सोचें कि हमारे गोल्स पूरे हो गए हैं, या पॉजिटिव बातें दोहराएं, एफर्मेशंस, या शुक्रगुजार हों अच्छी चीजों के लिए, हाँ, तो ये विचार बिना किसी रुकावट के सीधे अवचेतन मन में चले जाते हैं। बिल्कुल सही। मर्फी इसे एक तरह की लोरी कहते थे, ललाबाय, जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुलाने से पहले सुनाते हैं। अच्छी लोरी सुनानी चाहिए फिर तो। हाँ, ये विचार रात भर अवचेतन मन में काम करते रहते हैं, नए कनेक्शंस बनाते हैं और हमारी अगली सुबह की एनर्जी, मूड, यहाँ तक कि दिन भर के अनुभवों को भी असर करते हैं। रात भर की रीप्रोग्रामिंग। हाँ, एक पावरफुल साइलेंट रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस। मर्फी का सुझाव था कि सोने से पहले अपने किसी गोल के पूरे होने की फीलिंग को महसूस करते हुए सोएं, जैसे वो सच हो चुका है। आपने फीलिंग की बात की, भावना की, और इसी से जुड़ा एक और पावरफुल टूल है जिसका जिक्र सोर्स में बार बार आता है, विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। हाँ, विजुअलाइजेशन। ये सिर्फ किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, है ना? इसमें कुछ और भी गहरा है। हाँ, ये सिर्फ सिर से सोचना नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं। इफेक्टिव विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मनचाहे रिजल्ट को मन की आंखों से पूरी क्लैरिटी, डिटेल और सबसे जरूरी उससे जुड़ी हुई पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ एक्सपीरियंस करना। सिर्फ पिक्चर देखना नहीं, बल्कि पिक्चर के अंदर जीना। बिल्कुल, उसे महसूस करना, सुनना, यहां तक कि अगर हो सके तो सूंघना या चखना भी, जैसे कि वो गोल अभी इसी पल सच हो चुका है। ये काम कैसे करता है? मतलब ये सिर्फ अच्छा सोचने से अलग कैसे है? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं हम सोचते तो अच्छा है, पर होता कुछ नहीं। ये सिर्फ अच्छा सोचने से कहीं ज्यादा फोकस्ड और इमोशनल प्रोसेस है। फोकस्ड और इमोशनल? हाँ, जब हम किसी गोल को बार बार विजुअलाइज करते हैं और उसके साथ गहरी पॉजिटिव भावनाएं जोड़ते हैं, जैसे सफलता की खुशी, शांति का एहसास, सेहत का आनंद, प्यार का अनुभव, तो हम अवचेतन मन को एक बहुत क्लियर और पावरफुल मैसेज भेज रहे होते हैं। मर्फी के अनुसार अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझता है, इमोशंस की। अच्छा। ये जो तेज भावनाएं हैं, ये उस मेंटल पिक्चर को चार्ज कर देती हैं। तो ये इच्छा करने से आगे की बात है। जी। ये है उस इच्छा के पूरे होने की फीलिंग को अभी महसूस करना। बिल्कुल, ये आपके ब्रेन में उस रियलिटी के न्यूरल पाथवे बनाना शुरू कर देता है। ब्रेन में ही? हाँ, अवचेतन मन इन इमोशनली चार्ज्ड मेंटल पिक्चर्स को एक ऑर्डर या ब्लूप्रिंट की तरह लेता है। फिर वो हमारी एनर्जी, हमारी इंट्यूशन, यहाँ तक कि बाहरी परिस्थितियों को भी ऐसे मोड़ना शुरू कर देता है कि हम उस मनचाही रियलिटी की तरफ बढ़ सकें। कैसे? मतलब क्या होता है? वो हमें सही टाइम पर सही आइडिया देता है, सही लोगों से मिलवाता है, या उन मौकों को नोटिस करवाता है जिन्हें हम शायद पहले देखते ही नहीं,
और ये हमारे विश्वास को भी पक्का करता है क्योंकि हम मन में उसे बार बार जी रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट आती है, हम सबके सामने आती है, डर, शक। हाँ, क्या ये सच में मेरे लिए मुमकिन है? अगर मैं फेल हो गई तो लोग क्या सोचेंगे? ये नेगेटिव विचार और फीलिंग्स, ये इस पॉजिटिव प्रोग्रामिंग की कोशिशों पर क्या असर डालती हैं? डर इस प्रोसेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन? हाँ, सोर्स डर की तुलना एक मानसिक जहर या वायरस से करते हैं जो धीरे धीरे हमारे विश्वास की जड़ों को खोखला कर देता है। डर भी एक तरह का बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। हाँ, ये तो है। जब डरते हैं तो उसी की पिक्चर बनाते हैं। बिल्कुल। जब हम डरते हैं तो हम अनजाने में उसी चीज की मेंटल पिक्चर बना रहे होते हैं जिससे हम बचना चाहते हैं और उसे अपनी डरावनी भावनाओं से सींच रहे होते हैं। और अवचेतन मन, जैसा हमने पहले कहा था, वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता। वो डर के इस नेगेटिव ब्लूप्रिंट को भी उतनी ही गंभीरता से लेता है। बिल्कुल। डर असल में एक नेगेटिव प्रार्थना या अफर्मेशन है जिसे सबकॉन्शियस माइंड पूरा करने की कोशिश में लग जाता है। अरे बाप रे! ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के असर को या तो कम कर देता है या पूरी तरह कैंसिल कर सकता है। डर और विश्वास, फियर और फेथ, एक ही मेंटल स्पेस में एक साथ पावरफुल तरीके से नहीं रह सकते। एक बढ़ेगा तो दूसरा कमजोर होगा। तो इसका हल क्या है? सोर्स कहते हैं कि डर को सीधे दबाने की कोशिश अक्सर बेकार जाती है। हाँ, उसे विश्वास से बदलना होगा। पर करे कैसे? सिर्फ डरो मत कहने से तो डर भागता नहीं। सही कहा। डर को दबाने से वो और मजबूत हो सकता है। मर्फी का सुझाव था कि डर से सीधे लड़ने के बजाय अपना ध्यान, अपना फोकस कॉन्शियसली उस चीज पर लाएं जो आप चाहते हैं, उस पर नहीं जिससे आप डरते हैं। अच्छा, फोकस शिफ्ट करना है। हाँ। यहाँ पर पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन और भी जरूरी हो जाते हैं। जब डर का विचार आए, उसे देखो, पहचानो, लेकिन फिर जानबूझकर डिलिबरेटली अपना मेंटल फोकस अपनी इच्छा, अपने गोल, अपनी ताकत पर ले जाओ। मतलब डर के ऑटो पायलट को बंद करके मैनुअल गियर डालना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। हाँ, बिल्कुल। और इसमें प्रैक्टिस लगती है, हिम्मत लगती है। मर्फी मेंटल इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं। मेंटल इक्विवेलेंस? हाँ, यानी डर के उलट जो आप चाहते हैं, जैसे बीमारी के डर की जगह सेहत, गरीबी के डर की जगह अमीरी, अकेलेपन के डर की जगह प्यार भरे रिश्ते, उसका एक क्लियर और पावरफुल मेंटल पिक्चर बनाओ और उसे रोजाना पोषित करो। विचारों को बदलना है। डर के विचारों को पॉजिटिव, विश्वास वाले विचारों से बदलना है। जैसे मैं फेल हो जाऊंगा के बजाय मैं सीख रहा हूं और हर कोशिश से बेहतर हो रही हूं, या ईश्वर का मार्गदर्शन और शक्ति मेरे साथ है। ये विश्वास का एंटीवायरस है जो डर के वायरस को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करता है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि माइंड प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस का हमेशा एक्टिव रहना, खासकर नींद में, विजुअलाइजेशन की इमोशनल पावर और डर पर विश्वास से काबू पाना, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम करते हैं। एक सिस्टम? हाँ, हमारे सचेत बार बार दोहराए जाने वाले विचार यानी प्रोग्रामिंग हमारे अवचेतन को इंस्ट्रक्शन देते हैं। विजुअलाइजेशन इन इंस्ट्रक्शंस को क्लैरिटी और इमोशनल पावर देता है जिससे वो ज्यादा असरदार होते हैं। और विश्वास इस पूरी प्रक्रिया के लिए फ्यूल का काम करता है, उसे एनर्जी देता है। और डर उस फ्यूल लाइन में ब्लॉकेज पैदा करता है। जब ये सब तालमेल में काम करते हैं तो नतीजे दिखने शुरू होते हैं। ये सुनकर वाकई ऐसा महसूस होता है कि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। हाँ, शायद हम हमेशा बाहर की सिचुएशंस को कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन हम अपने अंदर के रिएक्शंस और विश्वासों को कंट्रोल करना सीख सकते हैं, और शायद वही बाहरी चीजों को प्रभावित करता है। बिल्कुल। और यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी रेलेवेंस है हर उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता है। सबके लिए जरूरी है ये। हाँ, चाहे लक्ष्य अच्छी सेहत हो, पैसों की स्टेबिलिटी हो, रिश्तों में मिठास हो, करियर में तरक्की हो, या बस मन की शांति और खुशी की तलाश हो, इन प्रिंसिपल्स को समझना और इससे भी ज्यादा जरूरी इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना। हाँ, अप्लाई करना। ये पर्सनल ग्रोथ और मनचाहे नतीजे पाने की दिशा में एक बहुत पावरफुल कदम है। ये हमें विक्टिम महसूस करने के बजाय अपनी लाइफ का एक्टिव क्रिएटर बनने की ताकत देता है। तो इस पूरी चर्चा का सार, एसेंस, डॉक्टर मर्फी का वो मैसेज जो हमारे सोर्स से बार बार सामने आ रहा है, शायद सबसे जरूरी है। चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। बिल्कुल। सीधे शब्दों में कहें तो अपने विचार बदलो,
और अपनी किस्मत बदलो। सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। हाँ, ये कोई फौरन बदलाव का वादा नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया का इन्विटेशन है। अपने विचारों की क्वालिटी पर ध्यान देने और उन्हें सोच समझकर दिशा देने की प्रक्रिया। टोर्स एक बहुत सुंदर मेटाफर भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारा मन हमारी जिंदगी का मेन आर्किटेक्ट है। हाँ, ये बहुत सटीक है, आर्किटेक्ट। जो डिजाइन हम अंदर बनाते हैं। हाँ, हम दिन भर जिन विचारों को अपने मन में जगह देते हैं, जिन विश्वासों को पालते पोसते हैं, जिन भावनाओं को महसूस करते हैं, वही हमारी जिंदगी की बिल्डिंग का डिजाइन, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। हमारी बाहर की दुनिया, हमारे अनुभव, रिश्ते, सेहत, ये सब हमारे अंदर के मेंटल डिजाइन का ही रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। अगर हमें बाहर की बिल्डिंग पसंद नहीं आ रही, तो हमें अंदर जाकर ब्लूप्रिंट पर काम करना होगा। तो चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं उन सभी के लिए जो इस सफर में हमारे साथ थे। जरा रुक कर सोचें, इस समय आपके मन के अंदर कौन से विचार, कौन से विश्वास निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन? अच्छा सवाल है। आप अनजाने में या जानबूझकर किस तरह की मेंटल इमारतें खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि जैसा कि डॉक्टर मर्फी और हमारे सोर्स हमें याद दिलाते हैं, यही अंदरूनी कंस्ट्रक्शन आपकी आने वाली हकीकत की बिल्डिंग की नींव डाल रहा है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि हम अपने मन के इस पावरफुल आर्किटेक्ट को किस तरह की बिल्डिंग बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। क्या वो बिल्डिंग हमारी सबसे ऊंची उम्मीदों और संभावनाओं को दर्शाती है?